नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली एक वर्ड बड़ा चर्चे के अंदर है और वो है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। चाइना ने रिसेंटली अपने एक स्ट्रेटेजी को रिवील किया है और वो है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। हाल ही के अंदर ये जो स्ट्रेटेजी थी, इसको ताइवान के जो एयर कमांडर हैं उनके द्वारा इसको बताया गया है कि चाइना ने 1996 के अंदर ही ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाया था, लेकिन वापस से चाइना अब एनाकोंडा के स्ट्रेटेजी को अपनाने जा रहा है। लेकिन रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि चाइना को इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ रही है। पहली बात तो यह है कि चाइना अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है एशिया के अंदर तो, और साथ ही में पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है, क्योंकि चाइना ने कई बार कहा है कि जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एशियन नाटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर जो क्वाड्स कंट्रीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रिसेंटली इसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है और चाइना बहुत एग्रेसिव तरीके से अब सामने आ रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है और इस एनाकोंडा स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरीके से एनाकोंडा शिकार करता है वो भी हम लोग समझेंगे। मतलब शिकार करना भी आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिरकार एनाकोंडा शिकार कैसे करता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। रिसेंटली एक खबर जो है वो पब्लिश हुई है यूरेशियन टाइम्स के अंदर। चाइना एनाकोंडा स्ट्रेटेजी एम्स टू स्क्वीज ताइवान, मतलब ताइवान को स्क्वीज करने के लिए स्नैच सॉवरेनिटी स्लोली बट श्योरली, मतलब ताइवान की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसको धीरे धीरे लेकिन श्योरिटी 101% साथ में उसकी सॉवरेनिटी जो है उसको स्नैच कर लिया जाएगा और टॉप कमांडर के द्वारा इसको बताया गया है। तो आज हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें जो है मैं आप लोग को बता देता हूं। आप लोग को पता होगा कि इजराइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में वॉर चल रहा है, इजराइल और हौतीस के बीच में वॉर चल रहा है, लेकिन ईरान जो है इसमें प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अब ईरान को सपोर्ट करता है रशिया और रशिया को सपोर्ट करता है चाइना। तो चाइना ने यह कहा है कि हम लोग ईरान को चाइनीज लेजर वेपन जो है उसको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इजराइल के पास में खुद का चाइनीज खुद का जो है वो लेजर वेपन है जिसको डेविड शिलिंग के नाम से कहते हैं, आयरन बीम उसको कहते हैं। तो वैसा ही एक वेपन जो है ईरान को प्रोवाइड करवाएगा कौन? चाइना। तो चाइना जो है वो अब इनडायरेक्टली कई सारे वॉर्स के अंदर शामिल होने के लिए जा रहा है। चाहे हम लोग यूक्रेन रशिया वॉर की बात करें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी बात करें, तो चाइना अपनी प्रेजेंस जो है वो कई जगह दिखा रहा है। लेकिन चाइना यह भी चाहता है कि खास तौर पर इंडियन ओशियन के अंदर वो भारत को भी घेर जाए। जैसे अभी आप देखिए मालदीव्स को लेकर, मालदीव कितना एग्रेसिव हुआ था लेकिन कुछ भी होना जाना नहीं है। उसने फिर बांग्लादेश के ऊपर हाथ आजमाया, अभी चल रहा है। तो देखना यह होगा कि फ्यूचर के अंदर चाइना की जो पॉलिसी है वो कितनी कारगर साबित होती है या फिर चाइना को अपनी मुंह की खानी पड़ती है। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 100 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोगों का फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव हो। आप लोग अपने स्टडीज के अंदर कई बार फेल हो चुके हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर कई बार फेल हो चुके हैं, आपको यह लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बार मौका स्टडी ग्लोस को दीजिए। हम आपके कंसंट्रेशन को, फोकस को इंप्रूव करेंगे और आपके ब्रेन की जो रजिस्टरिंग पावर है इसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि रजिस्टर तभी हो पाएगा जब डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी से चला जाएगा। और जैसे डिस्ट्रैक्शन जाएगा तो आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो पाएंगी और आप आसानी से रिटेन एंड रिकॉल कर पाएंगे। इसीलिए हमारा ये चैलेंज है वो बड़ा जबरदस्त है और ये चैलेंज लेना हर किसी की बस की बात नहीं है। जिसके अंदर दम है वही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बात जो है वो 100 दिनों की है। हमारा एक चैलेंज और था इससे पहले, 75 डेज का हार्ड चैलेंज। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। 100 दिन अभी लाइव चल रहा है और 75 डेज आपको ऑलरेडी किया जा चुका है। जीके जीएस का एक बैच चल रहा है जिसमें 4 PM पर डेली लाइव क्लास होती है। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को उसमें कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर आपको तैयारी करनी है वनडे एग्जाम्स की, तो आप लोग जरूर इस बैच के साथ में जुड़िए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखिए, बात है 1895 की, जहां पर ताइवान के अंदर, खास तौर पर चाइना के अंदर चिंग जो डायनेस्टी थी उसका राज था। तो चिंग डायनेस्टी ने बेसिकली जब बहुत अच्छी तरीके से शासन चलाया था चाइना के अंदर, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर होता है 1895 के अंदर, और ये जो कंट्रोल था ताइवान के ऊपर, ये कंट्रोल चाइना से निकलकर जापान के पास में चला जाता है। लेकिन जापान उस समय एक डेवलप्ड नेशन था, लेकिन जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय जापान ने ताइवान को लॉस्ट कर दिया। मतलब चाइना ने वापस से रीगेन कर लिया ताइवान को और अपने अंदर मिला लिया।
लेकिन वहां पर भी एक सिविल वॉर की कंडीशन बन चुकी थी। सिविल वॉर बिटवीन नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, वहां पर दो पार्टीज थी, नेशनलिस्ट की थी और कम्युनिस्ट की थी। धीरे धीरे ये जो सिविल वॉर था वो बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन चाइना ने ताइवान को वापस से रीगेन कर लिया था 1945 के अंदर। लेकिन ताइवान के जो इश्यूज थे वो बेसिकली कहां पर थे, वो रूट्स के अंदर थे। तो चाइनीज सिविल वॉर जो कि 1927 से लेकर 1950 तक चला था, इसके अंदर नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में काफी जो है वो एक सिविल वॉर की, मतलब ये मान के चलिए कि दोनों एक पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के बीच में काफी तनाव इसके अंदर रहता है, काफी टेंशंस रहती हैं। इसी बीच जब इलेक्शंस होते हैं तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, देखिए रिपब्लिक ऑफ चाइना दो पार्टीज है हमारे पास में, एक तो है रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी और आरओसी। इसके अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी विक्ट्री होती है 1945 के अंदर, और धीरे धीरे उसने ताइवान के ऊपर अपना क्लेम जो था इसको भी शुरू कर दिया था। तो ये एक वॉर जो है वो चलता हुआ आता है और धीरे धीरे ताइवान को लेकर चाइना जो है वो कॉन्फिडेंस के अंदर आता है और बाद में ये क्लेम करता है कि वन चाइना पॉलिसी के थ्रू हम लोग ताइवान को अपनी ही टेरिटरी मानते हैं। देखिए यहां पर यूएसए का एक इंटरेस्ट मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार यूएसए जो है वो क्या चाहता है। यूएसए ने हमेशा ये कहा है कि हम लोग वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन अगर कल को चाइना ने विथ वेपन्स, अगर एयरक्राफ्ट की मदद से, मिलिट्री की मदद से, डिफेंस की मदद से ताइवान के ऊपर अगर आक्रमण करने की कोशिश की तो फिर हम लोग ताइवान की साइड चले जाएंगे। इसीलिए कभी भी आप ताइवान के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, यूएसए का यह स्टैंड है। इंडिया का बेसिकली कहना यह है कि ठीक है यार, हम लोग वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन आप लोग भी वन इंडिया पॉलिसी का समर्थन करना। आप बार बार यह मत कहिए कि इंडिया के अंदर जो पीओके है वो पाकिस्तान का है, यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा यह कहेंगे कि इंडिया जो है वो वन इंडिया है। तो हम भी जो है वो चाइना से यही एक्सपेक्ट करते हैं, तभी हम लोग वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि चाइना के ईस्टर्न साइड के अंदर ताइवान स्थित है, एक आइलैंड कंट्री है, उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स की पूरी एक चेन बनी हुई है जिसको चाइना अपनी टेरिटरी के अंदर क्लेम करता है। यहां पर एक जबरदस्त मैप है, इसको समझिएगा, ये आगे भी आपके काम में आने वाला है। ताइवान एक आइलैंड कंट्री है, ताइपे जो है इसकी कैपिटल है। ताइवान के तीन टेरिटरीज हैं, मतलब तीन टेरिटोरियल लाइंस हैं। पहली है इंटरनल वाटर जो कि लगभग 12 नॉटिकल मील्स तक होती है, टेरिटोरियल वाटर लाइन है, और इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन। ये जो मीडियन लाइन है ये 24 नॉटिकल माइल्स तक होती है। चाइना ने कई बार ये कोशिशें की हैं कि वो यहां पर आकर मिलिट्री एक्सरसाइज करे। ये जो आप लोगों को रेड कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, यहां पर चाइना ने बार बार आकर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसको अंजाम दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि ताइवान को डराया जाए, और ताइवान को अगर वो डराए रखना चाहता है तो बार बार इसी लाइन को क्रॉस करता है और ताइवान की टेरिटरी के अंदर आकर वो एंट्री करता है। ताइवान के पास में दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पहला तो है मिलिट्री सिग्निफिकेंस। देखिए बेसिकली क्या है कि ताइवान के आसपास में जो टेरिटरी है वहां पर कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, तो ताइवान को एक एज ये है कि वो धीरे धीरे अपने आप को एम्पावर कर सकता है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर 1 पर है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर यहीं जो है वो डेवलप होते हैं। तो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर ताइवान जो है वो बहुत आगे है। इसीलिए पूरे विश्व का 60% जो सेमीकंडक्टर है उसको प्रोडक्शन कौन करता है, ताइवान के द्वारा किया जाता है। इसीलिए ताइवान की इकोनॉमिक और मिलिट्री सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ जाती है। कल को चाइना अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है और यूएस को टक्कर देना चाहता है, तो वो ये कोशिश करेगा कि ताइवान जहां पर स्थित है, मतलब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर, वहां पर धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए। इंडिया का स्टैंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि इंडिया ये चाहता है वन चाइना पॉलिसी को ठीक है हम लोग मानते हैं और ताइवान को और तिब्बत को एक्सेप्ट करते हैं पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन चाइना को भी जरूरत है कि चाइना जो है वो क्या करे, वन इंडिया पॉलिसी का समर्थन करे। मतलब इंडिया के अंदर जो पीओके वाला हिस्सा है और खास तौर पर जिसको चाइना जैसे एलएसी के आसपास का जो एरिया है उसको इंडिया का ही हिस्सा माने, अगर वो समर्थन करता है तो ही हम लोग वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करेंगे। अन्यथा कल को चाइना जो है इसके लिए तैयार रहे कि हम लोग भी ताइवान को एक अलग कंट्री जो है वो कहना शुरू कर देंगे और फिर आप लोग जो है वो उसमें ना नुकर मत कहिएगा। ठीक है, चलिए एनाकोंडा के बारे में समझते हैं। एनाकोंडा की आप लोग मेंटेलिटी को समझिए। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी। आज देखिए क्या है, एनाकोंडा की साइकोलॉजी को समझने के दिन आ गए हैं।
एनाकोंडा देखिए किस तरीके शिकार करता है। एनाकोंडा हमेशा अपने शिकार के लिए बैठा रहता है, मतलब ये कोशिश करता है कि एक बार शिकार जो है वो इसकी टेरिटरी के अंदर अगर आता है तो वो उसको वहां पर जकड़ लेता है। और जकड़ने के बाद मतलब देखिए पहले तो वो बहुत शांत रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, वो ये दर्शाएगा कि यहां पर कोई भी जो है एनाकोंडा है ही नहीं, कोई भी खतरा है ही नहीं, हम तो तुम्हारे हैं सनम, बिल्कुल ऐसा ही जो है वो बिलीफ होता है। और उसके बाद में धीरे 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 जैसे ही ये शिकार जो है वो एनाकोंडा की टेरिटरी के अंदर आता है तो एनाकोंडा इसके ऊपर झपट पड़ता है, और जैसे ही एनाकोंडा इसको पकड़ लेता है तो वो जो शिकार है जितनी ज्यादा वो सांसें लेगा, मतलब देखिए क्या है, हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, एक्सेल करने पर हमारे जो लंग्स हैं वो स्क्वीज होते हैं। अब उस समय एनाकोंडा क्या करता है, अपनी पकड़ को और जबरदस्त कर लेता है। जैसे ही फिर थोड़ी सी और सांस बाहर निकलेगी वो अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेगा। धीरे 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 हमारा दम घुटता चला जाएगा और हमारी मौत उसके अंदर हो जाती है। इसके साथ में ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है उसको ब्रेक कर दिया जाता है एनाकोंडा के द्वारा। तो स्ट्रेटेजी तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब ये मान के चलिए कि ये जो एनाकोंडा है वो है चाइना और ये जो शिकार है वो है ताइवान। ताइवान जब दूसरे देशों के द्वारा घिर जाएगा, ताइवान के अंदर जब संकट होगा, ताइवान के अंदर ऑयल क्राइसिस होंगे, ताइवान के अंदर एनर्जी क्राइसिस होंगे, खासतौर पर विंड एनर्जी को लेकर या अदर जो मिलिट्री अगर कोई भी वहां पर जो है इंट्रोडक्शन होता है दूसरे कंट्री का, तो उस समय चाइना ये कहेगा कि ठीक है, कल तो तुम अपने आप को दूसरा मान रहे थे ना, आज तुम हमारे पास में आए हो और हम जो है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन तब जब आप ताइवान को चाइना का हिस्सा मानेंगे। तो इसलिए चाइना जो है वो अपना स्टैंड क्या रखता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द ताइवानीज असेसमेंट द चाइनीज फोर्सेस आर स्लोली बट श्योरली, चाइना बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है लेकिन श्योरिटी के साथ में वो ताइवान के ऊपर एनकोरेज करेगा, इंक्रीज देयर प्रेजेंस अराउंड द आइलैंड कंट्रीज। द पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग बात ही कर रहे थे, उसकी ये आर्मी है, इज यूजिंग एन एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। बेसिकली पीएलए जो है वो एक स्ट्रेटेजी को काम में लेता है और वो है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी टू स्क्वीज द आइलैंड। स्क्वीज मतलब पूरा निचोड़ने के लिए, उस आइलैंड को पूरी तरीके से निचोड़ने के लिए। और ये बेसिकली किसके द्वारा कहा गया है, एडमिरल हैं तांग हुआई, ताइवान के नेवी कमांडर है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि चाइना जो है वो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी को अपना रहा है। पीएलए ने कई बार एयर इंक्रूजन्स वहां पर किए हैं, जैसे मीडियन लाइन जो है 24 नॉटिकल माइल्स पर, वहां पर 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है एयर इंक्रूजन। जैसे 36 जो एयर इंक्रूजन हुआ था जनवरी के अंदर वो बढ़कर 193 हुआ अगस्त के अंदर। फिर पीएलए ने कई बार शिप ऑपरेशन किए हैं और इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि 142 से बढ़कर वो 282 तक पहुंच चुका था। इसके साथ में ही कई बार वेसल जो है वो भी भेजे हैं क्लोजर ताइवान, और इनकी संख्या जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी 24 नॉटिकल माइल्स तक। इसलिए ताइवान को यह लगता है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे स्लोली जो है वो हमारे पास में आ रहा है और हमको एनाकोंडा की तरह वो जकड़ लेगा। साथ ही के अंदर कई बार चाइना ने वहां पर एक्सरसाइज की है, जैसे चाइना ने डिप्लॉयड किया है 111 एयरक्राफ्ट को एंड 46 नेवल वेसल्स को टू एरिया ऑफ अराउंड ताइवान। 82 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो क्लोजर आ चुके हैं मीडियन लाइन के। तो कई बार आप लोग देखते हैं जैसे J-20 है, J-16 है, वो ताइवान के ऊपर से उड़ान भरते हैं। इसमें ताइवान की धड़कनें बढ़ जाती हैं और ताइवान को यह लगता है कि आज तो मरे, है ना, आज तो हम लोग गए। इसलिए ताइवान कई बार यूएसए की हेल्प लेता है। जैसे नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान के अंदर स्वागत भी बड़ा भव्य उनका वहां पर हुआ था। अब चाइना यह चाहता है कि ताइवान के ऊपर एक लार्ज स्केल के अंदर साइबर अटैक किया जाए और साइबर अटैक की बदौलत वो उसको आइसोलेट कर देगा पूरे वर्ल्ड से, और जैसे ही वो पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट होगा तो वहां पर कम्युनिकेशन लाइन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल पर आ जाएगी। और जैसे इकोनॉमी डाउनफॉल पर आएगी तो फिर ताइवान किसके पास में आएगा, चाइना के पास में आएगा। एनर्जी शॉर्टेज वहां पर हो जाएगी तो क्राइसिस हो जाएगा। इसके साथ में ग्रीन एनर्जी, खासतौर पर विंड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ताइवान, अगर वो शटडाउन हो जाएगी तो ताइवान की जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक डाउन हो जाएगी और उसके बाद में धीरे धीरे वो जो दम है ताइवान का वो घुटने लगेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी हम लोग कहते हैं। लेकिन चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा। यस, चाइना हैज द कैपेबिलिटी, चाइना के पास में कैपेबिलिटी है, लेकिन यूएस, जापान, साउथ कोरिया और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जब तक इनकी सहमति नहीं होती है, इनका समर्थन नहीं मिलता है, चाइना ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अगर चाइना कदम उठाता है तो कल को इन सब का विरोध जो है वो चाइना को झेलना पड़ेगा और चाइना पूरे एशियन कंट्रीज के अंदर एक अलग थलग देश
पड़ सकता है, इसलिए चाइना थोड़ा सतर्क रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही क्या थी, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी थी। तो खास तौर पर इसके अंदर वो ताइवान को बिल्कुल निचोड़ देना चाहता है। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। 100 डेज के चैलेंज के अंदर आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने टारगेट्स को लेकर बड़े अवेयर हो जाएं, आपके अंदर कंसंट्रेशन हो, आपके अंदर फोकस हो और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेट कर पाए। 100 डेज तक हम लोग एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बता रहे हैं और आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमने लेवल 1 इसके अंदर कंप्लीट कर लिया है 33 डेज का। तो आप लोग जल्द से इसके अंदर शामिल हो जाइए और अपनी लाइफ को जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। लाइफ के अंदर ऐसे बहुत कम चैलेंजेस आते हैं जो कि आपको वाकई में चैलेंज करते हैं। तो आज ही हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।